नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के क्लास नंबर 4 की बात करेंगे। 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हम 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक क्लास में महत्वपूर्ण आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 15 प्रश्न करते हैं और आज की क्लास नंबर 4 में भी हम 15 प्रश्न करेंगे। यानी आज हम टोटल 60 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी के कंप्लीट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न है आज की क्लास का। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। यानी गणितीय प्रश्न में निपुण है, यानी एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालक या बालिका है यहाँ पर प्रिया, जो गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। तो किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता होगी। भाषाई बुद्धि, तार्किक, अंतर्वैयक्तिक, मनोगतात्मक। देखिए, गणितीय प्रश्न में निपुण होना अर्थात वह तार्किक बुद्धि से संबंधित होगा और इसमें बहुबुद्धिता होगी, क्योंकि तार्किक बुद्धि वाले व्यक्ति गणितीय प्रश्न करने में निपुण होते हैं और प्रिया में तार्किक बुद्धि की अधिकता है, तो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकता। देखिए, जो एल्गोरिदम होता है बच्चों में रटना विकसित नहीं कर सकता है, सूत्र, तर्क की समझ या ज्ञान। देखिए, जो एल्गोरिदम होता है वह सूत्र, तर्क की समझ और ज्ञान, इन तीनों को विकसित कर सकता है, लेकिन रटने का विकसित नहीं कर सकता है। हम बात कर रहे हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के द्वारा बच्चों में रटने की प्रक्रिया को विकसित नहीं किया जा सकता है, बाकी सूत्र, ज्ञान, तर्क, समझ विकसित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सभी कमेंट करेंगे। आई होप आप लोगों ने इस क्लास को अवश्य एक बार लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु का, सभी भाई बहनों का, सभी गृहिणियों का, सभी का स्वागत अभिनंदन है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण से, मूर्त से अमूर्त की ओर, व्यापीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बच्चों में गोलाई की अवधारणा, जैसे मान लीजिए कोई गोल आकृति है, गोल ग्लोब हो गया, वृत्त हो गया, साइकिल का टायर हो गया, ठीक है, ट्रैक्टर का ट्यूब हो गया, टायर हो गया। यानी गोलाई की अवधारणा जो है बच्चों में विकसित धीरे धीरे होती है। किस प्रकार से होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। किससे होती है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा विकसित जो है मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। क्योंकि विद्यार्थी या शिक्षार्थी को जब कोई गोलाई वस्तु दिखाई जाती है, उसके बाद हाथों के घुमावदार संकेत के माध्यम से समझाया जाता है, तो वह शीघ्र ही उस आकार को समझकर आत्मसात कर लेता है, यानी अच्छे तरीके से समझ लेता है। आप सभी लोग ज्ञानी शब्द व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चों की या बच्चे की काफ़ी निम्नलिखित त्रुटि देखी। जब आप डीएड बीएड कर रहे होंगे उस समय प्रशिक्षण टाइम में अध्यापन जो कराते हैं शिक्षक, अभ्यास के टाइम बच्चे की कापी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। निम्नलिखित त्रुटि क्या देखी, 42 माइनस 48 और यहाँ पे क्या लिखा था 46, ये त्रुटि उन्होंने देखी। ऐसा आप लोगों के प्रश्न पर पूछा जाएगा। तो ये जो त्रुटि है, ये त्रुटि इकाई दहाई की समझ नहीं है, हासिल संख्या की समझ नहीं है, शून्य की समझ नहीं है, या उधार लेने की समझ नहीं है। अब देखिए समझिएगा, 62, 48 और नीचे क्या दिया गया 46, जो ये लिखा है, तो वह किसकी समझ नहीं, यानी कि वो 2 और 8 को यहाँ पे 6 कर दिया है, मतलब उसको उधार लेने की समझ नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए, होप समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग क्या होता है। मैथ्स के हम सभी लोग जानते हैं, गणित हम बचपन से डरते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन सबसे बहुत आसान विषय है। अगर एक बार आपने समझ लिया, उस पर आपने पकड़ बना लिया, उस पर आप बिल्कुल करना है कि हमें 2 + 3 निकाल के रहना में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले डंडे खींचते हैं, फिर 3 डंडे खींचेंगे, फिर इनको इकट्ठा गिनते, 1 2 3 4 5 डंडे हो जाएंगे। तो धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से हम गणित की गणना और तार्किक शक्ति प्रदान कर पाते हैं या प्राप्त कर पाते हैं। तो गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता,
अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना या उपरोक्त सभी। तो सभी जानते समझते हैं कि गणित पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग अवधारणाओं का स्पष्टीकरण भी है, क्रमबद्धता भी है और व्यवहारिक जीवन से जोड़ना भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर 1 प्रश्न है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा दिया गया है और आंसर भी बहुत अच्छा आएगा। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, ज्ञान का, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है, कठिन, अलंकारिक, तार्किक या आलोचनात्मक। देखिए सभी को पता है कि गणित ज्ञान का निश्चित ठोस और आधार होता है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं साथियों, यहाँ पर तार्किक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह जो गणित की प्रकृति किसको ओर इंगित कर रही है, तार्किक प्रकृति की ओर इंगित कर रही है। अगला प्रश्न है, विकासशील मूल्यों में सफलता मूलतः निर्भर करती है। जो विकासशील मूल्य होते हैं उनमें सफलता जो है मूलतः निर्भर करती है सरकार पर, समाज पर, परिवार पर, शिक्षक पर। अब आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात विकास मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है शिक्षक पर निर्भर करती है। क्यों होता है, देखिए क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वह छात्रों में जितनी सरलता से बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को भर सकता है, उतना ना समाज, परिवार, ना ही सरकार भर सकती है। इसलिए शिक्षक जो है यहाँ पर विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः शिक्षक पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और VVIP प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न या VVIMP प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गणित की प्रकृति कैसी होती, सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है, तार्किक होती है। आपके MP टेट में पूछा गया प्रश्न यह, आपके C टेट में पूछा गया प्रश्न यह, आपके UP टेट में पूछा गया प्रश्न है, यानी लगभग सभी TT एग्जामों के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न आइए समझ लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है, आइए समझते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है, यानी गणितीय पाठ्यक्रम से संबंधित कथन दिए गए हैं, ABCD 4 कथन हैं, इन कथनों को पहचानना है हमें कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। दूसरा है, क्षेत्र मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बीजगणितीय विचारों का नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल प्राचीन देना चाहिए। अब देखिए हमें उत्तर भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, फिर भी हम राइट आंसर कैसे निकालेंगे। सभी ऑप्शन देखिए लास्ट में क्या दिया है, देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन आपको C ऑप्शन एक अलग डिफरेंट ही दिखेगा। यहाँ पर क्या दिया, सकता है, यानी चांसेज बता रहा है कि बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें नहीं पता है तो ऑप्शन भी आप लोग ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणितीय पाठ्यक्रम के बारे में अनुशंसा प्रस्तुत की है कि गणितीय पाठ्यक्रम सुसंगत हो ताकि यह विभिन्न प्रकार की विधियाँ, कौशल जो कि अंकगणित, बीजगणित आदि से संबंधित हो, संयुक्त रूप से किसी भी अन्य विषय के बारे में समझ विकसित करने में सहयोगी हो। पाठ्यक्रम बच्चों की जीवंत वास्तविकताओं से संबंधित होना चाहिए। गणितीय पाठ्यक्रम स्कूली गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो शिक्षार्थियों के मस्तिष्क को संलग्न कर सके और उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ कर सके। तो NCF 2005 की बात कर रहे हैं। यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। ये कथन मार्शल का है, हार्वर्ड का है, बोलार्ड का है, किलबर्टी का है। देखिए कथन स्टेटमेंट आपको पता है टोटल 150 क्वेश्चन में से आपके लगभग 4 से 5 यहाँ पे कथन पूछे जाते हैं। पेडागोजी की बात कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और गणित में तो 1-2 कथन आ ही जाता है। तो ना केवल संभव है वरन गणित मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है, ये कथन आपके हार्वर्ड का है। इन्होंने क्या किया है, हड़बड़ी में कोई काम नहीं किया है, संभव है, ना कि संभव नहीं बल्कि मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, आवश्यक मतलब हर घड़ी, हर समय, हर एक चीज़ें।
तो आपकी हो जाएगी हर्बर्ट की बात करेंगे। इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि हर्बर्ट शिक्षण में पंचपदी प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं। काफ़ी बार पूछा गया है कि पंचपदी प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो हर्बर्ट की बात करेंगे। अगला प्रश्न एनसीएफ से है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ऑलरेडी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, एनसीएफ हो गया, आरटीई एक्ट 2009 और एनसीएफ 2005, यहाँ से 4 से 5 प्रश्न टोटल 150 क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइएगा विजिट कीजिए, आपको ऑलरेडी क्लासेज मिल जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा। साथियों एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार इनमें से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? प्रतिरूप, सममित, अनुपात, चौपड़। देखिए हमें एनसीएफ तो ठीक है दे दिया गया, लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं। देखिए प्रतिरूप भी है, सममित भी है, चौपड़ या टाइलिंग भी है, लेकिन जो अनुपात होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अनुपात जो होता है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित शिक्षण की जो विशेषताएं ये भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित विषय की विशेषताएं क्या हैं? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, बच्चों में गणित के लिए सकारात्मक रुझान और रुचि विकसित करना, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणनात्मक कौशल के अलावा पैटर्न को पहचानना, अभिव्यक्त करना, अनुमान का इस्तेमाल करना, संबंध पहचानना, संप्रेषण व तर्क की मदद से भाषागत कौशल के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। और अगली तीसरी विशेषता है गणितीय खेल, पहेलियाँ, कहानियाँ सकारात्मक रुझान पैदा करने में सहायता होती है। तो किसकी विशेषताएं हैं? एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा में के अनुसार जो है प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। गणित पाठ्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है कि कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार होना चाहिए, परिणामी होगा यहाँ पे, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। देखिए एनसीएफ 2005 का भी हमने इसकी विशेषता भी पढ़ी। इसके अनुसार प्राथमिक विद्यालय की जो गणित का पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए? देखिए कार्यविधि विधिक पर ज्ञान के पर केंद्रित, तो मुझे तो नहीं लगता ये ऑप्शन होगा। गणितीय संकल्प में कठोरता देना ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक लेवल की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। छात्रों को परिणामी गणित के लिए तैयार होने वाला होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से संबंधित जो सिद्धांत हैं, 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, कक्षा कक्ष में गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। तो ये विशेषताएं हैं आपके एनसीएफ 2005 ये प्राथमिक लेवल गणित की अगर बात करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है कि गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम गणित की अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमें चूज करना है। देखिए ऐसा कथन जो गणित के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता। देखिए गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, ऐसा हो नहीं सकता। गणित का पाठ्यक्रम जो है गणित के अध्यापक की सहमति आवश्यक मानता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं मानता है। ये तो हमारा यह निगेटिव ऑप्शन होगा, ये अच्छी तरह से नहीं दर्शा रहा है गणित के पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए। बाकी गणित का पाठ्यक्रम से विद्यार्थी या शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये जो ए बी सी तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में दर्शाते हैं, लेकिन डी ऑप्शन आपका नहीं दर्शा रहा है। अगला प्रश्न है साथियों
प्रश्न ये पूछा जा रहा है, इस टाइप के प्रश्न सभी को पता है, एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा। आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ आपकी नियुक्त होगी। मान लीजिए आप बच्चों को एक गणित के अध्यापक बन गए, गणित बच्चों को तीसरी क्लास के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य रखते हैं। तो ये जो उद्देश्य रखते हैं संख्या पद्धति में, तो 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त कराना होगा, या बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना होगा, 6 अंकों तक गणना करना होगा, ये संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। देखिए अब तक आप समझ चुके होंगे ऑप्शन में कि हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया है वह सार्थक हमें समझ रहा है, तो बिल्कुल वही सही होगा कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाइयों के समूह के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। अंतिम 15वां प्रश्न है आज की क्लास का, 4th नंबर क्लास का, मैथ्स पेडागोजी के क्लास का, गणित शिक्षा शास्त्र का। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अमूर्तता, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो गणित विषय के लिए। सभी को पता है जब मैथ्स पेडागोजी की बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारा डी ऑप्शन होगा, लेकिन मैथ्स और साइंस का, विज्ञान का संबंध बहुत ही जटिल माना गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा माना गया है, यानी दोनों एक ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन होगा, क्योंकि अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण गणित विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। तो मैथ्स पेडागोजी के क्लास नंबर 4 में हम 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन की, ये आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके जरूर बताएं। और 15 में से आपका स्कोर क्या है, आप लोग भी अपना अपना स्कोर बता सकते हैं कि 8+ है या 10th प्लस है या 12th प्लस है या आउट ऑफ 50 में से 50 है आपका। तो नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें, तैयारी जारी रखें। हर सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पे शुरू हो रही है। आपके मैथ CBS की क्लासेज डेली चल रही, तो उनको ज्वाइन कीजिए। और आने वाली क्लासेज आपके CDP बाल विकास की संस्कृत, हिंदी सारे ग्रामर पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि तैयारी साथियों आउट ऑफ 150 में से 125+ स्कोर प्राप्त करना है, सिलेक्शन पाना है, सपनों को साकार में शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है। तो मैं दोस्तों आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।